इतने दिनों बाद सुहाना वापस आई है और उसने कल मुझे फ़ोन भी किया था। मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ? मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ? क्यों जब नैना खुश होती है तो मैं खुश होने लगता हूँ और जब वो दुखी होती है तो मेरा मन भी दुख होता है, तो मेरा मन भी दुखी होता है। क्यों मुझे उसके साथ बिताया हुआ हर पल बहुत खूबसूरत लगता है, फिर चाहे वो मुझसे झगड़ा क्यों ना कर रही हो। क्यों मुझे उसकी हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है, उसका गुस्से में आंखें निकालना, नाक सिकुड़ना, मुंह बनाना, मुझे उल्टा सीधा कहना, सब कुछ। हाँ नैना, मुझे तुम्हारी हर चीज़ पसंद है। क्या यही प्यार होता है? क्या इसी को प्यार कहते हैं? अगर इसे प्यार कहते हैं तो मुझे लगता है नैना कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तो सुहाना को चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। मैं सुहाना को धोखा नहीं दे सकता। शुरू से लेकर अब तक मैंने तो उसे ही चाहा है। जैसे ही सुहाना का ख्याल उसके दिमाग में आया, एक बार फिर प्रियांश दुविधा में फंस गया। उसने करवट ली और अपने कानों पर तकिया रख लिया, मानो अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, अपने दिल की बात भी नहीं, और वो करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। इधर नैना नीचे लेटी हुई कुछ सोच रही थी। वो प्रियांश के बारे में ही सोच रही थी कि तुम कैसे हो प्रियांश, ना जाने क्यों तुमसे नफरत करने के बाद भी तुमसे एक अपनापन महसूस करने लगती हूँ। जानती हूँ तुम मेरे नहीं हो, ना मेरे हो सकते हो। तुम तो आसमान पर चमकते हुए चांद हो जिसे मैं सिर्फ दूर से देख सकती हूँ, पा नहीं सकती। तुम्हें पाने की ख्वाहिश भी नहीं थी, पर ना जाने क्यों तुम्हारे साथ रहकर अब तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं होता है। अभी तो तुम्हारे साथ रहते हुए सिर्फ 1 महीना बीता है और मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ने लगी है। 1 साल तुम्हारे साथ रहकर तुमसे अलग कैसे रहूंगी, ये सोचकर मेरा मन घबराता है। मैं जानती हूँ आपका प्यार सुहाना है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी क्यों आपकी तरफ खिंची जा रही हूँ मैं नहीं जानती। जब भी तुम मेरी आंखों में देखते हो तो मेरे दिल में हलचल होने लगती है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार की नज़र से देख रहे हो। शादी मेरा भ्रम है, लेकिन इस भ्रम को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये भ्रम मुझे एक पल के लिए खुशी देता है। शायद आपने मेरी मांग में सिंदूर सिर्फ दिखावे के लिए भरा था, लेकिन मैं अब जब भी अपनी मांग में सिंदूर भरती हूँ, आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने होता है। मैं क्या करूं प्रियांश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जितनी कोशिश कर रही हूँ सब नाकाम हो रही है। दीदी सच्ची कहती थी कि तुम जैसे अमीर लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाऊंगी। देखो मैंने अपने आप को कैसे बर्बाद कर लिया। अब ना तुमसे दूर जा पाऊंगी और ना तुम्हारे करीब आना। वो तो मेरे हाथों की रेखाओं में लिखा ही नहीं है, तो सच कैसे होगा? नैना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पलटकर बड़ी हसरत से प्रियांश की तरफ देखा, लेकिन प्रियांश दूसरी तरफ करवट लेकर सो चुका था। प्रियांश को इस तरह निश्चिंत सोते हुए देखकर नैना का दिल और भर आया और वो तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोने लगी। सुबह सुबह प्रियांश की आंख खुली। नैना दरी पर सिकुड़ी हुई से सो रही थी। प्रियांश उसके पास बैठ गया और बड़े प्यार से नैना को सोते हुए देखने लगा। नैना बिल्कुल बेसुध सो रही थी। प्रियांश ने धीरे से उसके ऊपर चादर उड़ाई और उसके चेहरे पर आई हुई बिखरी हुई लटों को अपनी उंगलियों से उसके चेहरे से हटा दिया। फिर वो जमीन पर बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कितनी मासूम हो तुम नैना। मैंने तुम्हें समझने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मेरे दिल में आपके लिए बहुत खास जगह है। मुझे नहीं पता है कि मैं उस रिश्ते को क्या नाम दूं, लेकिन तुम सचमुच हमेशा के लिए मेरी खास थी और खास हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, नफरत है तुम्हें मुझसे, और आपने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की ताकि तुम डॉक्टर बन सको। और शायद मैं भी उस वक्त कैसी गलतफहमी में था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करने का कोई और कारण था ही नहीं। शायद तुमसे शादी करने का कारण तुम ही थी। अभी प्रियांश नैना को देख ही रहा था और ये सब सोच ही रहा था कि नैना की आंख खुल गई। प्रियांश को इस तरह अपने पास बैठे देखकर वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसने प्रियांश के मुंह पर अपना तकिया मारते हुए कहा, ओह गॉड प्रियांश, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ सुबह सुबह अपना मुंह लेकर आने की क्या जरूरत थी? कितनी बुरी तरह मेरा दिल धड़कने लगा और आंखों से तुम्हारा चेहरा देख लिया। अब पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। नैना की बात सुनकर प्रियांश ने उसी तकिए को दोबारा नैना के मुंह पर मारते हुए कहा, सेम है नैना, मेरी भी आंख खुली तो तुम्हारा मुंह ही सामने आया। और बाय द वे, तुम क्या कह रही थी कि मैं अपना मुंह लेकर यहाँ क्यों आया हूँ? मुंह कहीं और रखकर आया करूँ क्या? जब एक कमरे में रह रहे हैं तो एक दूसरे का आमना सामना तो करना ही पड़ेगा। बेकार में सुबह सुबह तुम जैसे लड़ाकू विमान का चेहरा देख लिया। मेरा दिन भी आज पता नहीं कैसा जाएगा। हे भगवान, मुझे अला बला से बचाना। ऐसा कहकर प्रियांश वहां से उठकर जाने लगा। नैना ने उसको रोकते हुए पूछा, ऐसे तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे इतने पास बैठकर क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सोते सोते मारने की प्लानिंग कर रहे थे? हाँ यही बात होगी। सच प्रियांश, कहीं तुम मेरा गला दबाने वाले तो नहीं थे? ऐसा कहकर नैना ने अपने गले पर हाथ फेरा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर प्रियांश को देखने लगी। प्रियांश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए नैना की तरफ देखा और उससे कहा, हे भगवान, तुम्हें तो किसी बड़े टीवी सीरियल में वैम्प का रोल करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल वैम्प की तरह है। वैसे मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने आइडिया दे दिया। आइडिया बुरा नहीं है, ऐसा कर सकता हूँ। जिस दिन तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया उसी दिन मैं ये करूंगा। ऐसा कहकर प्रियांश वहां से जाने लगा और नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती देखती रही और दांत पीसी जा रही थी। उसने प्रियांश को एक बार फिर टोकते हुए कहा, मैं आज माँ के घर जा रही हूँ, उन्हें भी तो सारी प्लानिंग बतानी है, वरना कहीं वो लोग रायता ना फैला दे। प्रियांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम ये कर लेना, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें याद है ना जब तुम्हें मैंने किडनैप किया था? ओह गॉड, तुम्हारे भाई ने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। यू पीपल आर रियली रियली डेंजरस। ऐसा कहकर प्रियांश ने मुंह बनाते हुए नैना की तरफ देखा। नैना ने गुस्से से एक बार फिर अपना तकिया उठाया और प्रियांश के मुंह पर मारते हुए कहा, तुमसे ज्यादा डेंजरस नहीं हूँ। ऐसा कहकर नैना तैयार होने चली गई। तैयार होकर नैना कॉलेज निकल गई और प्रियांश अपने ऑफिस निकल गया। नैना कॉलेज के बाद सीधे अपनी माँ के घर गई। अभी तारा ऑफिस में ही थी, पर यह समय सबसे अच्छा था उन लोगों को सारी बातें समझाने का। नैना अपनी माँ के घर गई। उसने अनीता और अपनी माँ को बाहर बुलाया और फिर उसने अनीता और राधिका जी को सारी बात बताई। पहले तो अनीता और राधिका जी थोड़ी हैरान हुई, फिर अपने आप को संभालते हुए राधिका जी ने कहा, मुझे पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, वरना तारा यहाँ आकर नौकरी क्यों करती? जानती थी कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है, और मैंने अनीता से भी ये बात कही थी, लेकिन अनीता ने मुझसे ये कहकर मना कर दिया था कि मैं अभी उसे कुछ ना पूछूं। वो पहले से ही परेशान है और अगर उसे ये पता चलेगा कि हमें सच्चाई पता चल चुकी है तो वो और परेशान हो जाएगी। अभी उसे इसी भ्रम में जीनी तो कि हमें कुछ नहीं पता है। नैना ने अनीता और राधिका जी से कहा, आप दोनों ने बहुत समझदारी का काम किया माँ, लेकिन अब मेरी बात सुनो। फिर ऐसा कहकर नैना ने एक एक बात जो भी कुंती जी और दादू और प्रियांश के बीच में हुई थी वो सारी बातें अनीता और राधिका जी को बताई। नैना ने राधिका जी और अनीता जी से कहा, अब आप दोनों को ये डिवोर्स पेपर तारा को दिखाने हैं और उसे कहना है कि इन पेपर्स पर साइन कर दे, और साथ ही साथ उसे ये भी बताना है कि 1-2 दिन में अर्जुन की शादी किसी और से होने वाली है। आप दोनों को उसकी हर हरकत पर ध्यान देना है, उसके चेहरे के हाव भाव सब कुछ ध्यान से नोटिस करना कि शादी के बाद से तारा के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, और कुछ भी करके शादी वाले दिन आप दोनों तारा को अर्जुन के घर लेकर पहुंचना। बस कैसे भी करके इतना याद रखना, ये काम आप दोनों को ही करना है। अगर ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ये दोनों साथ में होंगे, और अगर ये दोनों प्यार नहीं करते तो अच्छा ही है कि दोनों अलग हो जाए।
राधिका जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ जोड़ते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारी योजना सफल हो जाए और ये दोनों एक दूसरे के साथ में हो। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरी दोनों बेटियां इतने अच्छे घर में ब्याह गई हैं, लेकिन शायद मेरी खुशी को किसी की नजर लग गई। नैना ने राधिका जी से कहा, आप चिंता मत करिए माँ। अगले कुछ दिनों में पूर्णमासी का दिन आ चुका था। अर्जुन ने उस शादी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा क्योंकि दादाजी ने उसे धमकी दे रखी थी, इसलिए वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाया जिससे दादाजी नाराज हो जाए। अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था। उषा अर्जुन के कमरे में गई। उसने अर्जुन से कहा, अच्छी खासी बहुरिया लेकर आए थे, न जाने आपको क्या हो गया भैया जी, लगता है दुनिया की नजर लग गई। कितना चाहते थे आप तारा बिटिया को, और अब ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे, मेरा मतलब है किसी अनजान लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए और तारा बिटिया को तलाक दे दिए। ये तो बहुत गलत बात है अर्जुन भैया, हम तो बहुत दुखी हैं। हाँ, एक तरफ खुशी भी है। अर्जुन ने उषा की तरफ देखते हुए कहा, अभी क्या नापशाना पकी जा रही है, आप जाइए यहाँ से, हम पहले बहुत परेशान हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको समझाएं, माँ को, बाबूजी को, या अपने आप को, या उस पागल लड़की को जो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से चली गई। खैर, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तारा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, एक बार तो हमारे बारे में भी सोच लिया होता। ऐसा कैसे हमसे बिना बात किए हुए तलाक के पेपर पर साइन कर दिया? इसका मतलब तारा ने हमें प्यार ही नहीं किया। वो सब कुछ झूठ था, वो फिक्र करना, वो प्यार की बातें करना, सब कुछ झूठ था। उषा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ क्या पता भैया जी, तारा बिटिया भी यही सोच रही हो कि आपने एक पल भी नहीं लगाया और तलाक के पेपर उनके घर भिजवा दिए, एक बार भी उन्हें फोन भी नहीं किया। ऐसे ही तो गलतफहमियां पैदा होती है, और हम सच कहें तो ये दोनों तरफ से होता है। अब तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे से सताए हुए हो। खैर, अब क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। अब आप अपनी नई बहुरिया के साथ खुश रहना, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा मत करते ना, वरना जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे बैठे रहोगे जैसे हम बैठे हैं। हमारे भी बड़े नखरे थे, अम्मा बाबूजी लड़के ढूंढते थे और हम मना कर देते थे, हमें कोई पसंद ही नहीं आता था। उम्र निकल गई, बूढ़ा आ गए, अब हम चाहते हैं कि हमसे कोई शादी कर ले, लेकिन कोई तैयार ही नहीं। वो तो भला हो दादाजी का कि उनकी वजह से दुल्हन बनने का मौका तो मिल गया। अर्जुन ने अपनी भवें से करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? दुल्हन बनने का मौका मिल गया? दादू की वजह से? क्या मतलब है आपका? आप कब दुल्हन बनी है? इससे पहले कि उषा कोई और गड़बड़ करती, कुंती जी कमरे में आ गई और उन्होंने उषा की बात सुन ली। उन्होंने गुस्से से उषा को घूरते हुए कहा, आप यहाँ खड़ी हैं, वहाँ बाबूजी आपको बुला रहे हैं, देखिए तो क्या कह रहे हैं, कोई जरूरी काम लगता है, पता नहीं यहाँ खड़े होकर क्या नापशाना बातें कर रही हैं। अर्जुन हैरान सा उषा को देख रहा था। उसने कुंती जी से पूछा, माँ ये क्या कह रही थी कि बाबूजी की वजह से इन्हें दुल्हन बनने का मौका मिल गया? ये कब दुल्हन बनी है? कुंती जी ने गुस्से से अर्जुन को घूरते हुए कहा, अपनी जिंदगी संभाल ले आप, वही बेहतर होगा। उनकी जिंदगी में मत झांकिए, वरना उन्हीं जैसी जिंदगी आपकी भी हो जाएगी। उन्होंने भी समय पर चीजें नहीं संभाली, इसलिए आज वो अकेली बैठी हैं। वो तो भला हो बाबूजी का कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हम आपकी दूसरी शादी कर दें, वरना आप में और उषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बुद्धि तो दोनों की एक सी है, घोड़े वाली। अर्जुन ने गुस्से से अपनी माँ को घूरते हुए पूछा, आप हमें उषा से कंपेयर कर रही हैं माँ? कुंती जी ने भी गुस्से से अर्जुन को देखते हुए कहा, अरे हाँ गलती हो गई, उषा आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार है। आप तो बहुत ही नासमझ है अर्जुन। खैर छोड़िए, शादी वाले दिन आपको हम क्या कहें, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके कपड़े रखे हैं, थोड़ी देर में लड़की वाले आ रहे होंगे। लड़की भी तैयार होने गई है, मंडप में आकर बैठ जाना। नैना और प्रियांश वीर जी के घर से आए हैं। नैना बेचारी बहुत दुखी है, पर क्या करें आप, आपसे उसका रिश्ता जो जुड़ गया है, रिश्ते में आप उसके जेठ लगते हैं, इसी वजह से उसे शादी में आना पड़ा, वरना कौन लड़की अपनी बहन के पति की शादी में आएगी? बेचारी बहुत दुखी लग रही थी, पर हम क्या कहें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। अच्छा चलिए, अब हमें आपसे कोई फालतू की बात ही नहीं करनी, जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बिस्तर पर रखी हुई अपनी शेरवानी को देखा और फिर दोबारा अपने फोन को उठाया। जैसे ही उसने तारा को फोन लगाना चाहा, प्रियांश उसके कमरे में आ गया। उसने उससे पूछा, क्या कर रहे हो आप? प्रियांश को अपने कमरे में देखकर अर्जुन की थ्योरी चढ़ गई। उसने प्रियांश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या काम है आपको? प्रियांश ने अर्जुन से कहा, वो माँ ने भेजा था, बड़ी माँ ने, ये देखने के लिए कि तुम तैयार हुई या नहीं। वैसे मुझे तुम्हारे कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। अर्जुन ने गुस्से से घूरते हुए प्रियांश से कहा, हमारा मजाक उड़ाने आए हो ना कि तारा जैसी लड़की को हमने छोड़ दिया? वैसे आप तो खुश होंगे ना नैना के साथ शादी करके। तब तक नैना भी कमरे में आ गई। अर्जुन को देखकर उसने छोटा मोटा गुस्सा दिखाते हुए कहा, चलो प्रियांश, यहाँ क्यों खड़े हो? वैसे तो मुझे इनका चेहरा भी देखना नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब क्या करूँ, रिश्ते में मेरे जेठ लगे हैं, इसलिए इनका चेहरा देखना पड़ रहा है और उनकी दूसरी शादी में आना पड़ रहा है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ बैठो, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे बगैर एक पल भी मेरा मन नहीं लगता। ऐसा कहकर नैना प्रियांश के पास आई और उसके हाथों में हाथ डालकर उसे अपने साथ ले जाने लगी। अर्जुन गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन मन ही मन उसे उन दोनों की जोड़ी को देखकर ये भी लग रहा था कि अगर उसने उस दिन तारा के साथ गलत व्यवहार नहीं किया होता तो शायद आज वो दोनों भी इसी तरह प्यार से रहते। नैना प्रियांश को लेकर अर्जुन के कमरे से बाहर आ गई। प्रियांश ने अभी भी नैना का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही नैना बाहर आई उसने प्रियांश का हाथ छोड़ दिया। प्रियांश ने दोबारा नैना का हाथ जोर से पकड़ लिया। नैना ने हैरान होकर पलटकर पूछा, किस लिए? प्रियांश ने नैना से कहा, उस दिन की बात के लिए जब मैंने तुमसे गुस्से से ये कह दिया था कि मुझसे चिपका मत करो। नैना ने प्रियांश से कहा, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हूँ, इसलिए थोड़े नाटक करने पड़ते हैं और कई बार मैं उस नाटक में भूल जाती हूँ कि ये सब झूठ है। मैं उस नाटक में इतना आगे बढ़ जाती हूँ, शायद इसलिए कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये भूल जाती हूँ कि तुम अब किसी और के हो। प्रियांश ने नैना का हाथ अपनी तरफ घसीटते हुए पूछा, तुमसे किसने कहा कि मैं किसी और का हूँ? नैना और प्रियांश एक दूसरे के आमने सामने थे, बहुत करीब, और प्रियांश को अपने इतने करीब पाकर नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। प्रियांश भी परेशान सा नैना की आंखों में देख रहा था और नैना भी दुखी थी, वो भी प्रियांश की आंखों में देख रही थी। प्रियांश ने नैना से पूछा, तुमने बताया नहीं, तुमसे किसने कहा कि मैं किसी और का हूँ? नैना ने धीरे से अपने होंठ खोले और प्रियांश से पूछा, इसमें छूट क्या है प्रियांश, तुम मेरी तो हो ही नहीं। प्रियांश ने नैना का हाथ और जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तो किसका हूँ वो भी बता दो। नैना हैरान थी, उसने कुलबुलाते हुए प्रियांश से छूटने की कोशिश की। प्रियांश ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था। उसने नैना से कहा, बोलो नैना, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नैना ने गुस्से से प्रियांश से कहा, तुम मुझसे कहते हो कि मैं आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ, और अब तुम क्या कर रहे हो प्रियांश? मुझे जाने दो, मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी जवाब से तुम्हें खुशी मिलने वाली है, इसीलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ 1 साल के लिए आए हो और 1 साल भी अब जल्दी से खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता और होगा।
प्रियांश ने गुस्से से नैना के दोनों हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुमसे किसने कहा था कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करो? मना भी तो कर सकती थी। राधिका आंटी ने मेरी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात क्यों की? और तुम भी इतनी आसानी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गई? अब नैना को गुस्सा आ रहा था। उसने भी जोर से प्रियांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ प्रियांश, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्यार को छुपाने के लिए मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मैंने नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए तुमसे शादी की है। तुम्हारी माँ ने यानी यशोधरा आंटी ने मेरी माँ से ये कहा था कि उन्होंने मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई में जितना खर्चा किया उस खर्च के एवज में मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे उनका क्या इरादा था। मैंने माँ से मना किया था, लेकिन माँ की मजबूरी देखकर मुझे हाँ करना पड़ा। यशोधरा आंटी ने साफ साफ कहा था कि तुम ये सब जानते हो और तुम भी यही चाहते हो कि मैं इस तरह से यानी कि तुमसे शादी करके अपने पढ़ाई के खर्च का एहसान चुका सकूं। मैंने तो बस एहसान चुकाया प्रियांश, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया है तुम उसका बदला चाहते हो। लेकिन ठीक है, ये दुनिया ऐसी ही है, हर किसी को अपने एहसान का बदला चाहिए होता है। अगर तुमने मांग लिया तो क्या बुरा किया? प्रियांश हैरानी से नैना की बातें सुन रहा था। उसने नैना से कहा, और तुमने मेरे साथ क्या किया नैना? तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? सुनना चाहती हो? आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था नैना, बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा। इससे पहले कि प्रियांश और कुछ कहता, कुंती जी वहां गई। उन दोनों को ऐसे देखकर कुंती जी ने अपनी नजरें फेर ली और कुंती जी को सामने देखकर प्रियांश ने नैना का हाथ छोड़ दिया। कुंती जी ने खांसते हुए कहा, अरे भाई, पता है हमें कि आप दोनों की नई नवेली शादी हुई है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहू रानी आज बहुत प्यारी लग रही है, पर क्या करें, मजबूरी है, हम यहाँ आना ही पड़ा। क्या हुआ हमारे सुपुत्र का? तैयार हुए या नहीं? नैना ने आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए कुंती जी से कहा, जी माँ वो तैयार हो रहे हैं, अभी हम बस उन्हें कह ही रहे थे, आप चलिए प्रियांश ने बस लेकर आ रहे हैं। उषा तैयार है? कुंती जी ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, बड़े नखरे कर रही थी, कह रही थी हमें पार्लर में तैयार होना है। हमने तो कह दिया कि चुपचाप ऐसे ही तैयार हो जा, वैसे भी घूंघट डालकर ही तो बैठना है, जब कोई अच्छा मौका आएगा तब पार्लर में तैयार करवा देंगे। इतना कहकर कुंती जी हंसने लगे। उन्होंने नैना से पूछा, आपकी माँ से बात हुई? क्या कहा तारा यहाँ आ रही है? नैना ने कुंती जी से कहा, मैं बस अभी पूछती हूँ। ऐसा कहकर नैना वहां से हट गई और अपनी माँ को फोन लगाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में प्रियांश की बात गूंज रही थी। क्या कह रहा था प्रियांश? दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे चाहता था, फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा उसने क्यों कहा? अगर मुझे चाहता था तो सुहाना वो उसकी जिंदगी में क्या कर रही थी? नैना का दिमाग अब पूरी तरह से उलझ गया था, लेकिन फिलहाल उसे तारा की जिंदगी सुलझानी थी, भले ही उसकी अपनी जिंदगी कितनी ही उलझती क्यों ना जा रही हो। नैना सोच में पड़ी हुई थी और एक बार फिर कुंती जी ने उसे टोक दिया। नैना ने हड़बड़ाकर तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाया। उसने अपनी माँ से पूछा, आप लोग कहाँ हैं? कुछ बात आगे बढ़ी क्या? दीदी यहाँ आने के लिए तैयार है? क्या आपने उन्हें बताया कि अर्जुन दूसरी शादी कर रहे हैं? राधिका जी ने चिंतित होते हुए नैना से कहा, अनीता उसे उकसा तो रही है, अब पता नहीं वो वहाँ पहुंचेगी भी या नहीं। मुझे तो शक है, अगर नहीं पहुंची तो तुम क्या करोगी? कैसे ये शादी रुकवाओगी? नैना ने परेशान होते हुए अपनी माँ को ढांढस बंधाया। आप चिंता मत करिए माँ, मुझे पूरा यकीन है दीदी यहाँ जरूर आएंगी। मैंने दीदी की आंखों में अर्जुन के लिए प्यार देखा है और आज अर्जुन की आंखों में भी दीदी के लिए तड़प दिखाई दी मुझे। आप देख लेना, हमारा प्लान सक्सेसफुल जरूर होगा। बस आप भाभी से कहिए कि वो दीदी को अच्छी तरह से भड़काए। राधिका जी ने फोन रखा और वो तारा के कमरे में बाहर जाकर खड़ी हो गई। कमरे के अंदर अनीता तारा से कड़वे स्वर कह रही थी, अब पता नहीं हमारे परिवार का क्या होगा। जैसे तैसे तो तुमने शादी की थी, वो बदनामी तो हमने झेल ली, पर अब दुनिया वाले क्या कहेंगे कि जरूर तारा में ही कोई कमी होगी। तभी तो कभी वो घर छोड़कर भागती है, फिर शादी करती है दोबारा, फिर अपनी ससुराल छोड़कर भाग गई और घर आकर बैठ गई। अब तो इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि तारा कि हम दुनिया वालों को क्या समझाएंगे। सब तो तुम ही कमी निकालेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि तुम यहाँ आकर बैठ गई। इतनी बड़ी क्या बात थी जो तुम संभाल नहीं पाई? तुम तो मुझे बहुत समझदार लगती थी, और उस अर्जुन को देखो, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। कोई दूसरी लड़की दिखाई दी कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। मुझे तो लगता है कि अर्जुन एक बहुत ही मक्कार इंसान है, लालची, बेईमान। हे राम, अब तो मुझे गालियां भी याद नहीं आ रही है जो मैं उसे दे सकूं। सचमुच बहुत ही अव्वल दर्जे का आवारा लड़का है अर्जुन। अनीता अर्जुन के बारे में अपशब्द कही जा रही थी। इतने बुरे और अपमानजनक शब्द सुनकर तारा से रहा नहीं गया। उसने अनीता को टोकते हुए प्रतिवाद किया, बस कीजिए भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं वो सच नहीं है। अर्जुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत सुलझा हुआ लड़का है। उसने मुझे प्यार किया था और वो अभी भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार है। अनीता ने भड़कते हुए तारा से कहा, अगर प्यार है तो दिख क्यों नहीं रहा? प्यार तो मुझ में और तुम्हारे भैया में भी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज हम दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। प्यार सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं होता है, प्यार निभाने के लिए होता है। मुझे तो लगता है इस अर्जुन ने भी तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैं उनके परिवार को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी मालकिन के पति वकील है। अब तुम देखना मैं उनके परिवार की कैसी धज्जियां उड़वाऊंगी। इस पूरे परिवार को, उस बुढ़े बुढ़िया को, सबको जेल पहुंचाऊंगी। हे भगवान, देखो ना, वो बूढ़ा दादाजी, वो बुढ़िया अर्जुन की माँ, इस उम्र में भी उन्हें चैन नहीं। कितने लाची हैं दोनों, तभी तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करें। उन्हें पता है ना कि हम लोगों ने तो उन्हें दहेज नहीं दिया। बस यही बात उन्हें हजम नहीं हो रही होगी। जरूर उन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने अर्जुन को भड़काया होगा और तुमसे तलाक लेने के लिए कहा होगा, तभी अर्जुन ने ऐसा किया। मुझे तो ये पूरा का पूरा परिवार ही एक नंबर का लालची लग रहा है, धोखेबाज कहीं के। तुम देखना तारा, इस परिवार की धज्जियां ना उड़ा दी ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं है। तारा से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए रूनी सूरत में कहा, बस कीजिए भाभी, आप ये क्या कह रही है? माँ जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। बाबूजी वो तो बहुत ही प्यारे हैं, उनके अंदर प्यार का सागर भरा हुआ है। वो पूरा का पूरा परिवार बहुत अच्छा है भाभी, आप इतने बुरे शब्द उनके लिए मत कहिए। सारी गलती मेरी है भाभी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने तो मुझे तब अपनाया जब मैं कुछ भी नहीं थी। अगर वो लोग नहीं होते तो आपकी तारा कब की मर गई होती, और आप हैं कि उन्हीं लोगों को बुरा भला कह रही है। अनीता ने तारा का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाने के लहजे में कहा, तू भी ना तारा बहुत भोली है, तुझे नहीं पता ये जालसाज लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर धोखा देकर लड़कियों को छोड़ देते हैं। वो तो भला हुआ कि तुम यहाँ आ गई, वरना न जाने तुम्हारे साथ क्या होता। अब तारा को गुस्सा आ रहा था। उसने जोर से चीखते हुए अनीता से कहा, बस कीजिए भाभी, कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन और अर्जुन का परिवार बहुत ही सभ्य परिवार है। गलती मुझ में थी, कमी भी मुझ में थी। मुझे अर्जुन की बातों पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। काश मैं कुछ दिन अर्जुन और अपनी शादी को वक्त देती, हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अब मैं उन लोगों के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगी भाभी, क्योंकि अगर सुनूंगी तो मेरा भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। अनीता ने आग में घी डालते हुए तारा को चुनौती दी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं खुद देखती हूँ कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर वो लोग इतने ही शरीफ हैं तो जाओ और अपनी शादी रोक कर दिखाओ। जाकर बोलो अर्जुन से कि तुमने उसे माफ कर दिया है, या वो सब तुम्हारी सिर्फ एक गलती थी। मैं भी देखती हूँ कि वो अर्जुन अपनी दूसरी शादी छोड़कर तुम्हारे पास आता है या तुम्हें ठुकराता है।
तारा ने भड़कते हुए अनीता से कहा, नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अनीता ने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए व्यंग किया, मैं तो जानती थी कि कहीं ना कहीं मन ही मन में तुम भी ये जानती हो कि वो परिवार एक धूर्त परिवार है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है। बस तुम हमें दुख ना पहुंचने के लिए ऐसी बातें कर रही हो, वरना कौन सी लड़की ऐसी होगी जो अपने अच्छे और शरीफ खानदान को छोड़कर मायके चली आएगी। मैं जानती हूँ तारा, कमी तुम में है ही नहीं, कमी उस बदतमीज अर्जुन और उस बूढ़े बुढ़िया में है। वो दोनों बहुत ही मक्कार किस्म के लोग हैं। अनीता की जली कटी बातें सुनकर अब तारा से रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें निकालते हुए अनीता से कहा, बस कीजिए भाभी, भगवान के लिए बस करिए। क्यों मेरी गलती की वजह से आप उन लोगों को गालियां दे रही हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है। माँ जी और बाबूजी मुझे जितना चाहते हैं शायद उतना प्यार तो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं दिया होगा। अनीता ने एक बार फिर पासा पलटते हुए तारा को उकसाया, अच्छा ऐसी बात है, जरा उन माँ और बाबूजी से कहकर देखो कि ये शादी क्यों हो रही है। चलो मैं मानती हूँ कि तुम अर्जुन से बात नहीं कर सकती हो, पर तुम अपने माँ और बाबूजी से तो पूछ ही सकती हो कि तुम्हारे रहते हुए वो उसकी दूसरी शादी क्यों करवा रहे हैं। क्या इतनी हिम्मत भी तुम्हारे अंदर नहीं है, या फिर मैं अपनी बात को ही सही समझूं? देखो तारा, अब तुम्हें फैसला करना होगा, क्योंकि हमारे परिवार की बदनामी तो हो ही चुकी है। समाज को इतना तो पता चल चुका है कि हमारे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, खास तौर से तुम्हारे साथ। तो फिर क्यों ना अच्छी तरह से बदनामी करवा दी जाए। अगर इन लोगों ने अर्जुन की दूसरी शादी की और तुम्हें तलाक दिया तो इन लोगों की इज्जत तो मैं उतारूंगी, सारे बाजार उतारूंगी। तारा से अब और सुना नहीं जा रहा था। उसने गुस्से से अपना बैग उठाया और धड़धड़ाती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। राधिका जी हड़बड़ाकर दरवाजे की आड़ में छुप गई और फिर उसके पीछे पीछे भागने लगी। उन्होंने तारा को पीछे से आवाज देते हुए पूछा, अरे कहाँ जा रही है इतने गुस्से में, क्या हुआ तारा? तारा ने अपना एक हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए दृढ़ता से कहा, माँ मैं अर्जुन के घर जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ। अब मुझे उन लोगों की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होगी। भाभी ने ये ठीक नहीं किया, बिना सोचे समझे उन निर्दोष लोगों पर दोष थोपना अच्छी बात नहीं है। मैं भाभी को गलत ठहराने जा रही हूँ। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए अनीता की तरफ देखा और फिर तारा से कहा, लेकिन भाभी को कैसे पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या कहा? भाभी को सबूत देना चाहती हो तो उसे अपने साथ लेकर जाओ, तभी तो उसे पता चलेगा, वरना वो तो अपनी बात को सही मानेगी। तुम तो जानती हो अनीता कितनी जिद्दी है। राधिका जी की बात सुनकर तारा ने पलटकर उनकी तरफ देखा, फिर वहीं जोर से आवाज लगाते हुए अनीता को बुलाया, भाभी आप भी चलिए मेरे साथ, आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाबूजी और मेरी माँ कितने अच्छे हैं, चलिए मेरे साथ। अनीता तो ऐसे मौके के इंतजार में थी। उसने भी तुरंत अपना बैग उठाया और दरवाजे पर लटकी हुई चुन्नी को उतारकर अपने गले में डाल दिया। फिर उसने राधिका जी से कहा, बस अभी आई, इसे ससुराल छोड़कर। दोनों मुस्कुराए और धीरे से हाथ मिलाया। फिर अनीता भागती हुई नीचे जाने लगी। तारा बहुत गुस्से में थी। उसने हाथ देकर एक ऑटो रुकवाया और फिर दोनों ऑटो में बैठ गए। इधर राधिका जी ने नैना को फोन कर दिया कि अनीता और तारा घर से निकल चुकी है वहां पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नैना ने प्रियांश से कहा कि वो गाड़ी लेकर रास्ते में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उसे अनीता मिल जाएगी। अनीता ने प्रियांश के फोन पर अपनी लोकेशन शेयर कर दी और फिर प्रियांश तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर जाने लगा। नैना ने प्रियांश से कहा कि वो गाड़ी लेकर रास्ते में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं उसे अनीता मिल जाएगी। अनीता ने प्रियांश के फोन पर अपनी लोकेशन शेयर कर दी और फिर प्रियांश तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर जाने लगा। इधर अर्जुन बेमन से तैयार हुआ और मुंह लटकाकर मंडप की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो अपने आंसू सबसे छुपा रहा था। इधर उषा दुल्हन बनकर तैयार हो गई। उन्होंने कुंती जी से अपना चेहरा आईने में देखते हुए पूछा, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना माँ जी? कुंती जी ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए उषा से कहा, हाँ उषा, अब जैसी लगती हो वैसी लगोगी, और इस चेहरे का क्या है, ये तो उम्र के साथ ढल ही जाता है। आपका तो दिल इतना खूबसूरत है। अब चलो जल्दी से घूंघट डाल लो और मंडप में जाकर बैठ जाओ, और हाँ कोई गड़बड़ी मत करना, तुम्हारी आदत है बड़बड़ करने की, चुपचाप बैठी रहना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उषा ने मुस्कुराते हुए अपनी चुन्नी ओढ़ ली और घूंघट डालकर कुंती जी के साथ आंगन में पाटे पर आकर बैठ गई। पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अर्जुन लड़खड़ाते हुए कदमों से मंडप की ओर बढ़ रहा था और नैना मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर नैना पर पड़ी, नैना ने अपनी आंखें गुस्से से तर्रेकते हुए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ था। नैना अर्जुन के पास आई और उसने कड़े स्वर में ताना मारा, आपको मैं बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन आप इतने गलत इंसान निकले। मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, और अब अपनी जिंदगी संवारने चले। कैसे खुश रहोगे उसकी जिंदगी खराब करके? बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना आपने उससे, आप उसके लिए ये करोगे, आप उसके लिए वो करोगे। उसकी पुरानी जिंदगी के जितने भी दुख हैं वो सारे दुख आप उससे भुला दोगे। देखा आपने क्या किया? जिंदगी भर के लिए उसे इतना बड़ा दुख दे दिया। काश आप उसकी जिंदगी में आए ही नहीं होते तो इतना दुख नहीं होता। काश वो उस दिन गंगा नदी में कूद ही गई होती तो ज्यादा अच्छा था। नैना की मुझसे ये सुनकर अर्जुन ने उसे बीच में ही रोकते हुए मिन्नत की, बस करो नैना, ऐसा मत कहो। नैना ने गुस्से से अर्जुन से पूछा, क्यों ना कहूँ? ऐसे ही तो किया है ना आपने उसके साथ। वो बेचारी रात दिन आपको याद करके रोती है, और आप क्या कर रहे हो? आपसे ये भी नहीं हो सका कि उसे एक बार फोन करके कह तो देते कि दूसरी शादी करने जा रहे हो। अर्जुन ने मायूस होकर नैना से कहा, हम करना चाहते थे, पर नैना ने भड़कते हुए उसकी बात काटी। पर क्या आपका ईगो आड़े आ रहा है ना? आप छुपना नहीं चाहते थे, अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे, फिर चाहे आप दोनों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। या फिर मैं ये कहूँ कि आप इस मंडप में बैठी हुई लड़की को चाहते हैं, पहले से ही चाहते थे, तभी उससे शादी कर रहे हैं। अर्जुन ने उषा की तरफ देखते हुए सफाई दी, हम तो इसे जानते तक नहीं, हमने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा है, जानना तो दूर की बात है। इन्हें तो हमारी माँ ने हमारे लिए पसंद किया है, और सच कह रहे हैं हम नैना, हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। ये सब हम माँ और दादू के दबाव के कारण कर रहे हैं नैना, हमारा यकीन करिए, हम अभी भी तारा को चाहते हैं। हमने हमेशा तारा को चाहा, बस हमारी एक गलती ने हमें तारा से दूर कर दिया। उस दिन जब वो जा रही थी तो हमें उन्हें रोक लेना चाहिए था, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पाए। हम उस दिन बहुत गुस्से में थे, लेकिन तारा को भी तो समझना चाहिए था वो क्यों चली गई हमें छोड़कर, और उसके बाद पलटकर हमें फोन भी नहीं किया। क्या इतनी जल्दी वो हमारा प्यार भूल गई? नैना ने गुस्से से अर्जुन से कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है अर्जुन कि आप दोनों क्या चाहते हो। एक दूसरे को चाहते हो, फिर भी एक दूसरे से दूर हो। अर्जुन आप नहीं जानते हो, प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है, और आप दोनों किस्मत वाले थे कि इतनी मुसीबत के बाद भी आप दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। पर फिर एक दूसरे को छोड़ क्यों दिया अर्जुन? अभी भी वक्त है, इस शादी से इनकार कर दो और तारा को फोन करो, उसे यहाँ बुलाओ। अर्जुन ने लाचारी से नैना से कहा, लेकिन दादू, उन्होंने हमें अपनी कसम दी है, उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करें नैना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये शादी नहीं करना चाहते। अगर हमारी इस अनजान लड़की से शादी हो गई तो हम जी नहीं पाएंगे। सच कह रहे हैं नैना, हम आत्महत्या कर लेंगे।
नैना ने छल्लाते हुए अर्जुन से कहा, मेरा नाम नैना है, तारा नहीं, और अगर तारा की इतनी याद आ रही है तो उसे फोन करो और उसे अपने दिल का हाल बताओ, मुझे कहने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए नैना से पूछा, क्या तुम हमारी उससे बात करा सकती हो? माँ ने हमारा फोन हमसे छीन लिया है। नैना ने अर्जुन से कहा, ठीक है, मैं फोन लगा कर दे रही हूँ, आप बात कर लीजिएगा। जैसे ही नैना ने अपना फोन निकालकर तारा का नंबर डायल किया, कुंती जी वहां आ गई और नैना से फोन छीनकर उन्होंने फोन काट दिया। नैना हैरानी से कुंती जी को देखने लगी। कुंती जी ने नैना को डांटते हुए कहा, ये वक्त फोन करने का नहीं है नैना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, अर्जुन को मंडप पर बिठाओ। इतना कहकर कुंती जी ने नैना को देखकर अपनी एक आंख दबा दी। नैना समझ चुकी थी कि ये भी उनकी प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। अर्जुन लगभग रोने वाला हो गया था। उसने मायूसी से कुंती जी की तरफ देखा और फिर नैना की तरफ। नैना ने अर्जुन से गंभीर होकर कहा, शायद अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, अब कुछ नहीं हो सकता, आपने बहुत देर कर दी, आप अपना प्यार खो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए। वहीं प्रियांश अपनी गाड़ी लेकर रास्ते में निकल चुका था और फिर एक मोड़ पर उसे तारा और अनीता का ऑटो दिखाई दिया। प्रियांश ने ऑटो को हाथ देकर रुकाया। उसने अजनबी बनते हुए तारा से पूछा, आप दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तारा की आंखों में आंसू थे। उसने लगभग रोते हुए प्रियांश से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता प्रियांश, क्या तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? प्रियांश ने आंखें झुका ली और उससे कहा, जानता हूँ आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम सब या कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गलती तो आप दोनों की है। जब पति पत्नी एक दूसरे के रिश्ते का मजाक बना देते हैं तो कोई दूसरा क्या ही कर सकता है सिवाय तमाशा देखने के। प्रियांश की बात पर तारा ने आंखें झुका ली। उसने प्रियांश से पूछा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? प्रियांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो असल में मैं कुछ सामान भूल गया था, बस वही लेने जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? अनीता ने प्रियांश से कहा, इसको गलतफहमी है कि इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बस इसकी आंखें खोलने जा रही हूँ, मैं भी तो देख लूँ कि अर्जुन इसके मना करने पर भी शादी कैसे करता है। प्रियांश ने थोड़ी गंभीर स्वर में कहा, पता नहीं, उसे देखकर तो बहुत तरस आ रहा था उसके ऊपर, बेचारे की आंखों में आंसू थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती घोड़ी पर चढ़ाया जा रहा हूँ। पर वही है ना भाभी, हम में से कोई भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये रिश्ता इन दोनों का है और इन्हीं पर निर्भर करता है कि इन्हें अपना रिश्ता बचाना है या बिगाड़ना है। अनीता ने प्रियांश से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें वहाँ छोड़ दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि शादी खत्म हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रियांश ने अनीता से कहा, क्यों नहीं भाभी, आइए ना, आप दोनों गाड़ी में बैठिए। वैसे मुझे जो लेना था उसका क्या काम, दुल्हन हमारे साथ ही चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि अर्जुन दूसरी शादी करेगा। आप क्या कहती है अनीता भाभी? अनीता ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अभी तो कुछ भी कहना संभव नहीं है प्रियांश, देखते हैं, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। प्रियांश ने गाड़ी मोड़ दी और वो दोनों चौपे पर पहुंच गए। सभी चौपे पर पहुंच गए थे। इधर अर्जुन मंडप पर आकर बैठ गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और फिर उन्होंने वर और वधू दोनों से कहा, आप दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाइए, दुल्हन दूल्हे के हाथ पर अपना हाथ रखेगी। अंदर घूंघट में बैठी हुई उषा मनी मन बड़ी खुश हो रही थी। उन्होंने झट से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन अर्जुन ने अपना हाथ आगे नहीं किया। कुंती जी ने गुस्से से अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अर्जुन किसी सोच में गुम था और तभी दरवाजा जोर से खुला। सामने हड़बड़ाते हुए तारा खड़ी हुई थी और साथ में अनीता और प्रियांश भी थे। तारा आंखें फाड़े अर्जुन और उषा को देख रही थी। उसने जोर से चीखते हुए अर्जुन से पूछा, आप क्या कर रहे हैं अर्जुन? आप मेरे रहते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? फिर तारा ने कुंती जी से भी पूछा, माँ जी आप ऐसा कैसे होने दे रही हैं? कुंती जी ने मायूस होते हुए तारा से कहा, तो मैं और क्या करती बेटा, जब आप दोनों साथ रहने ही नहीं चाहते, आप दोनों के साथ हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। आप दोनों जवान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप दोनों की मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको याद है जब हमने आपके रिश्ते की बात की थी, तभी तो हमने यही कहा था कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए और सारी बात समझ लीजिए, लेकिन लगता है आप लोगों ने हमारी बात सुनी नहीं थी, वरना आज ये नौबत नहीं आती। खैर, हमने गलती कर दी थी आप दोनों का रिश्ता जोड़कर, अब हम वही गलती सुधारने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप भी किसी और से शादी करके खुश रहेंगी। हाँ बेटा, ऐसे बेमेल रिश्ते से क्या फायदा जहाँ आप दोनों दुखी हो। तारा ने जोर से रोते हुए कहा, नहीं माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि अर्जुन ने एक बार भी मुझे नहीं रोका। बार बार अर्जुन यही बात करे जा रहे थे कि वो नैना को पसंद करते थे। वो सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरा दिल टूट गया था। बस इसी गुस्से में मैं यहाँ से वापस अपने घर चली गई। तो क्या हुआ? क्या एक पत्नी नाराज होकर अपने मायके नहीं जाती है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि पति उसे कभी मनाने ना आए, उसे वापस लेने ना आए? कुंती जी ने तारा से कहा, पर बेटा अगर सिर्फ आप नाराज होकर मायके गई होती तो भी बात थी, आप तो वहां जाकर नौकरी करने लगी। अब हम क्या सोचते समझते, हमें तो यही लगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। तारा ने रोते हुए कुंती जी से कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस गलतफहमियां थी। फिर तारा गुस्से से अर्जुन के पास आई और अर्जुन का हाथ उषा से छुड़ाते हुए उसने पूछा, आप कुछ बोलेंगे अर्जुन या ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ कहना नहीं आपको, या फिर मैं ये मान लूं कि आप भी इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? अर्जुन ने आंखें उठाकर तारा की तरफ देखा। जैसे ही अर्जुन कुछ कहने को हुआ, दादाजी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, चुपचाप बैठे रहिए अर्जुन, आपको कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि सोच समझ लीजिए, लेकिन आप दोनों ने अपनी नासमझी से हमारा समय बर्बाद किया। अब चुपचाप यहाँ बैठिए और जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। हमें नहीं लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और तारा, आप भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। अर्जुन दादाजी की छड़ी की वजह से दोबारा बैठ गया। जैसे ही अर्जुन दोबारा बैठा, तारा ने जोर से चीखते हुए कहा, अर्जुन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उठकर खड़े हो जाइए, आप ये शादी नहीं करेंगे। इसी वक्त सबको बता दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप यहाँ पर बैठी हुई इस लड़की से प्यार नहीं करते। अर्जुन जैसे ही दोबारा खड़ा हुआ, बाबूजी ने दोबारा उसके कंधे दबाकर उसे बैठा दिया। उन्होंने उससे कड़े स्वर में कहा, खबरदार जो यहाँ से हिलने की भी कोशिश की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर तारा गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी और अर्जुन लाचारी से तारा की ओर देख रहा था। तारा ने एक बार फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं या नहीं? आप अपनी जिंदगी में मुझे चाहते हैं या नहीं? बस इस आखिरी बार हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपकी ना सुनकर मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आप इस लड़की के साथ खुशी खुशी रहना, क्योंकि आखिरी मौका है। इसके बाद मैं और कोई मौका आपको नहीं दूंगी। तारा अर्जुन की आंखों में देखने लगी। अर्जुन कभी बाबूजी की तरफ तो कभी कुंती जी की तरफ देख रहा था और फिर उसने तारा की तरफ देखा। तारा को लगा कि अर्जुन उससे कुछ नहीं कहेगा। तारा मायूस होकर पलटने लगी। पीछे खड़ी हुई अनीता ने तारा से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये पूरा का पूरा परिवार ही ढोंगी है। अब चलो यहाँ से। और कितनी बेइज्जती कराओगी अपनी तारा? आपकी सासू माँ भी एक नंबर की ढोंगी है और इन बाबूजी को तो देख लो, उम्र हो गई इनकी, लेकिन गुस्सा तो देखो इनका। बाप रे बाप, अकड़ वैसे के वैसी ही है। अनीता की बात पर बाबूजी और कुंती जी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें अनीता से ये डायलॉग की अपेक्षा नहीं थी और अनीता थी कि ड्रामे में इतनी अच्छी तरह से घुस चुकी थी कि उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि वो क्या क्या कह रही है। तारा मायूस होकर पलटने लगी। अनीता ने तारा का हाथ पकड़ा और उससे कहा,
ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग, तुम चिंता मत करो तारा, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी और आपकी शादी उससे करवाऊंगी। अनीता तारा का हाथ पकड़कर उसे जैसे ही ले जाने को हुई, अर्जुन मंडप से गुस्से से खड़ा हो गया और उसने अपना गठबंधन भी तोड़ दिया। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, रुक जाओ तारा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे प्यार करते हैं, इस लड़की से नहीं, और हम जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ अपनी पूरी उम्र बिताएंगे। आपके अलावा हमारी पत्नी और कोई नहीं बन सकती है, और ये हम सबके सामने कह रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये सब कहा, तारा की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और अनीता का हाथ छोड़कर भागती हुई अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन और तारा फूट फूट कर रो रहे थे। अर्जुन ने तारा से कहा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं तारा कि हम आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगे? हम सिर्फ आपको चाहते हैं तारा। ये सब तो हम और दादूजी के कहने पर कर रहे थे, उन्होंने हमें मजबूर कर दिया था। इधर बाबूजी ने गुस्से से अर्जुन से कहा, ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? एक तरफ तो आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और दूसरी तरफ दोनों कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को चाहते हैं। ये कौन सा प्यार है? चलिए अर्जुन, ये बचपना छोड़िए और यहाँ आकर बैठिए। इस बेचारी दुल्हन के बारे में भी तो सोचिए, ये भी तो किसी की लड़की है। अगर आज आपने इससे शादी नहीं की तो इस बेचारी लड़की का तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। अर्जुन ने तारा का हाथ छोड़ा और उषा के पास आकर उनके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए, हम जानते हैं कि आप एक मजबूर लड़की हैं और मजबूरी के चलते ही आप हमसे शादी कर रही थी। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। हम पहले से शादीशुदा हैं और ये हमारी पत्नी है। हम इन्हें ही प्यार करते हैं, इनके अलावा हमारी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। अगर आप हमसे शादी करेंगे तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगी, क्योंकि हम आपको वो स्थान कभी नहीं दे पाएंगे जो एक पत्नी का होता है। अर्जुन उषा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और तारा भी अर्जुन को देखकर उषा के आगे आ गई। वो उससे कहने लगी, ये ठीक कह रहे हैं, आप ही तो एक लड़की है, आप एक लड़की का घर कैसे बर्बाद कर सकती हैं? मैं इनकी पत्नी हूँ, और एक पत्नी के रहते हुए एक पति दूसरी शादी कैसे कर सकता है? देखिए, अब ऐसा मत करिए, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। अर्जुन और तारा दोनों उषा के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए थे और पीछे खड़े होकर नैना, प्रियांश, बाबूजी, अनीता और कुंती जी हंस रहे थे। तभी तारा की नजर पीछे खड़े हुए लोगों पर पड़ी। उसने हैरान होते हुए अनीता से पूछा, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? इससे पहले कि अनीता कुछ और कहती, उषा ने अपना घूंघट हटाया और अर्जुन और तारा से कहा, अरे भैया, हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम तो बस इसलिए मंडप में बैठ गए कि हमें बड़ा शौक था दुल्हन बनने का। चलो, इसी बहाने सही, अर्जुन भैया की वजह से ही सही, हम दुल्हन तो बन पाए। सामने उषा को देखकर अर्जुन और तारा हैरान रह गए। जैसे उषा ने ये डायलॉग मारा, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन और तारा को एक मिनट के लिए कुछ समझ नहीं आया और फिर धीरे धीरे उन्हें सब समझ आने लगा। उन दोनों ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए पूछा, तो ये सब नाटक था? आप लोग अर्जुन की कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे? ये सब हमें साथ लाने के लिए आप लोगों ने किया था? कुंती जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, हमें करना पड़ा। आप लोगों को एहसास दिलाना बहुत जरूरी था कि अगर सही चीज की कीमत ना पहचानी जाए तो अक्सर वो चीज हाथ से निकल जाती है। आप दोनों को ही एक दूसरे की कीमत का एहसास दिलाना जरूरी था। तारा ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर अर्जुन और तारा दोनों ही कुंती जी के पैरों में पड़ गए। तारा ने अनीता से पूछा, भाभी, आप कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। वहाँ घर में माँ और दादाजी को कितने उल्टे सीधे शब्द कह रही थी, वो सब नाटक था? अनीता ने जोर से हंसते हुए कहा, नाटक तो था ही, पर चलो इसी बहाने सही तुम्हारा अपनी ससुराल वालों के प्रति प्यार और विश्वास तो देखा। तुम्हें क्या लगा मैं असलियत में तुम्हारे इतने प्यारे बाबूजी को ऐसे उल्टे सीधे शब्द कहूंगी? बाबूजी ने अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, हाँ भाई, एक बार को तो हम भी चौंक गए थे जब अभी हमारी बुराई कर रही थी। हमने भी बहू की तरफ आश्चर्य से देखा कि ये अनीता को क्या हो गया। अनीता ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिएगा, अब क्या करूं, पहले कभी ड्रामा किया नहीं तो डर लग रहा था कि कहीं प्लान फेल ना हो जाए, बस इसलिए थोड़ा ज्यादा बह गई, लेकिन एक्टिंग तो ठीक की ना, पैसे तो बराबर मिलेंगे ना? दादूजी ने जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों का रिसेप्शन तो हुआ नहीं, अब हम अच्छे से एक और पार्टी करेंगे और उसमें आप सब शामिल होंगे, ठीक है ना? अनीता ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं दादूजी, पार्टी तो होगी, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। दादूजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आप दोनों की वजह से तो आज हमारा परिवार एक साथ आया है। आप और नैना हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं, जिन्होंने हमारे परिवार को जोड़ा। आप तो जो चाहे वो मांग लीजिए, हमारी जान भी हाजिर है। अनीता ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बाबूजी के पैर छुए और फिर कहा, अरे नहीं बाबूजी, आप तो 100 साल जिएंगे, अब तो आपके साथ दोस्ती हो गई हमारी। सभी लोग हंसने लगे। तारा और अर्जुन अभी भी कांप रहे थे, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। अर्जुन ने तारा की तरफ देखा, तारा अर्जुन की तरफ देख रही थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया, फिर जोर से उसे गले लगाते हुए उसने पूछा, अब हमें कहीं छोड़कर तो नहीं जाएंगी? तारा ने अर्जुन के माथे को चूमते हुए कहा, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी, अब जहाँ भी जाऊंगी आपके साथ ही जाऊंगी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपने गिले शिकवे दूर कर रहे थे और बाहर नैना और प्रियांश एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो समझने की कोशिश कर रहे हों कि दूसरों का रिश्ता तो हमने बना दिया, पर हमारे रिश्ते का क्या?